नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें लोकतांत्रिक शासन के प्रकार अब आगे पढ़ने वाले हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि डेमोक्रेसी जो है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। ये किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है? कौन सी भाषा? और वो जो है दो वर्ड कौन से हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं और इसी के साथ ही देखिए, अगले 5-7 दिन के अंदर जो रीट में बाल विकास है, उसका पूरा डिटेल में जो ऑथेंटिक किताबों का मैटर कंटेंट पूरा जो है एक आपके लिए न्यूनतम प्राइस पे कोर्स लेके आएंगे ऐप में। पूरा बाल विकास का पूरा उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरी बाल विकास को ऑथेंटिक किताबों से और सही मैटर बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, कि आपका पेपर जो है वो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको करने की स्थिति में रहेंगे। कम से कम 25 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे उसमें, चाहे पेपर कैसा भी है। वो जो एक समझ विकसित होगी, तो पूरा डिटेल में लेके आने वाले हैं। तो आप में से कोई भी लेना चाहेगा तो ले पाएगा। अभी लेंगे, 5-7 दिन में आएगा वो। कोई स्वेच्छा से लेना चाहे तो ले सकता है। अगर बाल विकास को बहुत अच्छे से मजबूत करना चाहता है वो, एक एक चीज को पूरा डिटेल में, एक एक पॉइंट, तो वह तो जब आएगा तो यहां पर सबको बता देंगे एक साथ। लेकिन 100% आएगा, अगले 5-7 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए गए हैं: प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी। तो ये तो हमने देखा ही है कि दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। मैंने आपसे भी पूछा था और आपने भी बताया था कि भारत किसका उदाहरण है? अप्रत्यक्ष का। इन वर्ड के क्या मीनिंग है मैं पूरा डिटेल में समझा चुका हूं। अब आगे हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। ये सेम यही चीजें जो है आपको मैंने ऊपर समझाई थी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। हर्नशा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के या प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको यूनान का उदाहरण दिया था कि यूनान के अंदर जो है वो पहले जैसे जो जनता है, उस टाइम जनसंख्या कम थी। अब आज इतनी थोड़ी है, लाखों करोड़ों की जनसंख्या। कुछ जनसंख्या होती थी हजारों में, इस तरह से बड़ा नगर भी हो, तो वहां जो लोग होते थे वो मिलके बैठते थे। वही उनका एक सिस्टम था, कोई सरकार या अलग से कुछ ऐसा नहीं। वो अपना खुद ही नियम बनाते थे लोग, और कौन उसको अप्लाई करवाएगा उसको खुद ही नियुक्त करते, खुद ही जो उन्हीं में से एक आदमी बना देते कुछ लोग। वो नियम नहीं बैठता उसको हटा देते। सब कुछ डायरेक्ट जनता के हाथों में। लोग भी समझदार होते थे तो वो अपना कर लेते थे। वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों प्रांतों में पाई जाती है। ये चीजें भी मैंने जो है सारी समझाई थी। जो फर्स्ट पार्ट था इसका, उसमें आपको बताया था कि जो प्राचीन है वो यूनान वाला जो है वहां होता था, और अभी वर्तमान में केवल स्विट्जरलैंड के कुछ स्थानों पर यह चीज आपको देखने को मिलती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे और कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है। तो किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। अगर इस चैप्टर का पहला पार्ट आपने देखा है तो आपके एक एक पॉइंट दिमाग में रिवीजन हो रहा होगा कि उसमें जो जो पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक एक पॉइंट वो यहां आपके क्लियर हो रहे हैं। तो सब कुछ वहां समझा दिया आपको, कुछ भी अलग नहीं, इससे वही है सेम। अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाए जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वे समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। इस संबंध में कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। लोकतांत्रिक शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। लॉर्ड ब्राइस। तो समाज के अब इससे मिलती जुलती सी परिभाषाएं हैं जैसे जे.एस. मिल ने दी है कि कुछ प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता होती है जिन्हें जनता भेजती है। तो चूंकि अब जैसे मान लीजिए 1 लाख की जनसंख्या है, 1 लाख की जनसंख्या ने ही अपने में से 10 प्रतिनिधि चुने, 10 व्यक्ति आगे आए और जो है चुनाव हुए, जनता ने उनको 10 को भेजा। वो 10 अपने में से किसी एक को चुन के कोई किसी को बना देंगे प्रमुख। तो ये 10 व्यक्ति ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? इन 1 लाख लोगों का। तो ये पॉइंट है। तो ये तो आप जानते हैं अप्रत्यक्ष यही निर्वाचन प्रणाली यही है वर्तमान में। यहां लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। डाइसी भी बड़ा जोरदार आदमी था। लोकतंत्र जो वह शासन जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। भाई नियम बनाने वाला कौन है? नियम बनाने वाले कौन होंगे? जिनको हमने जो है प्रतिनिधि बना करके भेजा है। तो वैसे शासन कौन हो गया? एक प्रकार से जनता का ही शासन हो गया, क्योंकि जनता ने ही उनको चुन करके भेजा है। तो एक प्रकार से जो जनता है वो स्वयं क्या होगी? शासक। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। सिले, इसीलिए ने कहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा है जो कि अब्राहम लिंकन के द्वारा, एक बहुत शानदार व्यक्तित्व था अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। सबसे पहला, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। जनता का शासन, शासन के एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जन समूह और प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। तो जनता का शासन है, इसमें जनता के शासन में कौन आता है? कोई पर्टिकुलर किसी एक, कोई एक व्यक्ति या जैसे कोई नहीं आए, ऐसा नहीं। जनता में मतलब उस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाली जो भी जनता है, फिर वो किसी भी वर्ग हो, किसी भी जाति की हो, प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति में देखिएगा महिला पुरुष दोनों आते हैं। कई बच्चे बहुत भोले होते हैं, उनको व्यक्ति नाम आते ही लगता है कि कोई आदमी होता होगा। व्यक्ति जो है उसमें आदमी यानी पुरुष और महिला दोनों आते हैं। व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, व्यक्ति में आदमी भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। दूसरा है जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तो जनता के द्वारा निर्मित शासन हो गया। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे, उन्हीं प्रतिनिधियों ने जाकर के आगे कानून निर्माण किया। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार के जनता के द्वारा ही निर्मित शासन है। लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना गया है, अपितु शासन को एक साधन माना गया है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है: व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा। तो देखिए, सार्वजनिक हित की वृद्धि। तो लोकतंत्र जो है वो एक साधन है। देखिए, साधन साधक क्या होता है मैं आपको समझा चुका था। साध्य की प्राप्ति के लिए जो भी
साधन अपनाते हैं या जो भी तरीके या कुछ भी चीजें हम अपनाते हैं उनको हम कहते हैं साधन। और उन साधनों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं अपने साध्य को। जैसे आपका लक्ष्य है रीट में चयन करवाना, यह आपका साध्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है। तो अब इस सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जिन चीजों को भी अपनाते हैं, बुक्स, कोचिंग, जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, वो हर चीज, वो सब साधन है। किस चीज का? अपने लक्ष्य की प्राप्ति का। तो जो आपका सर्वोच्च साध्य, अब लोकतंत्र के मामले में साध्य क्या है? तो वो फिर यह है कि जो जनता है उसकी फ्रीडम, उसकी रक्षा की जाए, गौरव की रक्षा की जाए, सार्वजनिक, जो सार्वजनिक हित हैं उसमें वृद्धि हो। सार्वजनिक हितों से मतलब है हर व्यक्ति के साथ में समान व्यवहार हो। सार्वजनिक वित्त से मतलब पूरे समाज में, पूरे देश से। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती तो जनता उसे बदल सकती है। तो आप जानते हैं कि 5 साल तक है कोई भी सत्ता रहती है भारत में, चाहे वो लोकसभा हो यानी सेंटर की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या फिर जो स्थानीय स्वशासन है जिसमें ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन, समय 5-5 साल है। और अगर मान लीजिए वो जनता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो जनता जो है वो 5 साल बाद में सत्ता परिवर्तन भी करती है। और राजस्थान में तो ये परंपरा ही रही है, 5-5 साल से सरकार बदलती है। लोग जो हैं पहले जो सरकार होती है उससे मन भर जाता है, मतलब वो नाराज हो जाते हैं कि अरे सरकार ये बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, इस बार इसको हराएंगे। फिर जिससे पहले वाली सरकार से नाराज थे अब उसके प्रति नहीं, उसको जिताएंगे, इस बार इसको हराना है, अब उसको जिता दिया। फिर वो धीरे धीरे उससे नाराज होंगे, नाराज होंगे, नाराज होंगे, फिर कहें इस बार इसको जिताएंगे। फिर वो उस वक्त चूंकि जब एक से नाराजगी होती है तो दूसरा जो है उसका थोड़ा सा वैसे भी जो है थोड़ा सा महत्व बढ़ जाता है, चाहे वो चीजें हो या ना हो। तो फिर उसको जिताएंगे, फिर उससे नाराज होके फिर किसी और को बनाएंगे। और ये जो पार्टियां हैं इनको भी पता है जनता क्या चीज है, जनता हमें हरा कर, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता इनके, क्योंकि एक बार भी इनमें से कोई 5 साल रह गया तो उसने तो अपनी जो 7 पीढ़ियों का क्या 10 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया। तो उनके कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जनता ही भावनाओं में बह के किसी को जिताती है, किसी को हराती है, जबकि इन लोगों को किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जनता जो है वो कभी भी इन चीजों को कि हम बेहतर के लिए कार्य करें, आप आज भी देख लीजिए, आज भी आजादी के इतने साल बाद भी हमारे मुद्दे इन पे अटके हैं कि सड़कें नहीं बनी हुई, पानी की व्यवस्था नहीं है, ढंग से हॉस्पिटल वगैरह जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आज भी हमारी समस्याएं वहीं अटकी हुई है। और मैंने आपको इतना जो पढ़ाया है प्रशासन, स्थानीय स्वशासन के अंदर पढ़ा दिया, ग्रामीण, नगरीय, एमएलए, एमपी, तो ये सब करते क्या है? ये करने के लिए इतना कुछ है कि 5 साल के अंदर भारत पूरे विश्व के अंदर टॉप कंट्री में आ सकता है। दिमाग की कोई कमी नहीं है भारत में, इंटेलिजेंसी कूट कूट के भरी हुई है यहाँ, लेकिन कोई अर्थ नहीं है उसका। कई राज्य हैं जैसे बिहार जैसे राज्य हैं वो पहले भी महागरीब की श्रेणी में आते थे, जबकि वहां जितना खनिज निकलता है इतना जबरदस्त, सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं पूरे विश्व, पूरे भारत पर, पूरे हिंदुस्तान पर, सीरिया से लेकर के पूरा इधर म्यांमार तक और पूरे हिंदुस्तान पर। जैसे सम्राट जो थे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, इन जैसे लोगों की धरती रही है। मगध साम्राज्य वो बिहार का ही पार्ट था। वो आज का पाटलिपुत्र, आज का पटना, उस समय का पाटलिपुत्र जो कि बिहार की राजधानी है आज, लेकिन आज भी वो गरीब है। सही मायने के अंदर जो लीडर है वो चाहता ही नहीं कि जनता पढ़े, वो दावे करेंगे आपको याद है हम इतने फ्री रुपए बांट देंगे,
और जनता तो देखिए, मैंने 100-100 रुपए के लिए लोगों को बिकते हुए देखा है। 10 रुपए में ही बिक जाते हैं कि एक शराब की बोतल दे दो, वो ही बिक जाते हैं। तो फिर वो, खैर हिंदुस्तान के अंदर जो शिक्षा आने वाले जो हैं 20-25 साल बाद में शायद कुछ, क्योंकि अब जो है कि युवा पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जो अच्छी अच्छे से जो स्कूल जाती हैं, पढ़ते हैं, तो शायद कुछ परिवर्तन आए उनमें। लेकिन 15-20 साल तो अभी और लगेंगे सही मायने में किसी को चुनने में। तो जनता उसे बदल सकती है। लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। और यहाँ तो अब जैसे यहाँ राजस्थान में जिससे 5 साल पहले नाराजगी थी, अब उसको फिर जिता के लाते हैं, नहीं नहीं इसको बनाएंगे हम। फिर उससे नाराज होके, जिससे पहले नाराज होके जिसको हराया था, उसको खुश होके लाते हैं, नहीं नहीं इस बार इसको बनाएंगे हम। तो उसको लाने की खुशी नहीं है, उससे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि हमने इस बार इसको हरा दिया और हमने इसको सीएम नहीं बनने दिया, हमने ये पार्टी नहीं बनने दी। इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के। क्या फर्क पड़ता है इनके। लोकतंत्र विकासशील शासन है। आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक संवैधानिक शासन पर ही बल दिया था, वहां अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। तो लोकतंत्र एक विकासशील शासन है, लोक कल्याणकारी भावना के साथ में काम करता है और निरंतर इसमें वो भावना में वृद्धि होती रहे। तो इसी भावना के साथ में जो है लोकतंत्र का मूल उद्देश्य होता है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, संसदात्मक शासन और अध्यक्षतात्मक। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली, भारत भी आता है इसमें। और द्वितीय का आदर्श उदाहरण जो है वो संयुक्त राज्य की शासन प्रणाली है। अब चूंकि भारत ने जो संसदात्मक प्रणाली अडॉप्ट की है वो ब्रिटेन से ही की है, इसलिए इन्होंने यहां पर ब्रिटेन का नाम लिखा है। भारत में भी वही संसदात्मक शासन है। और द्वितीय का आदर्श उदाहरण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। देखिए, भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करना हो तो देखिए, भारत का संविधान आप पढ़ते हैं कि कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है, कि जो भारत का संविधान है वो कठोर और लचीले का मिश्रण है। कुछ जो आर्टिकल हैं उनमें चेंज करना हो वो केवल बहुमत से ही हो जाता है। बहुमत का मतलब है 100 में से 51। कईयों के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए, कईयों के अंदर जो राज्य हैं उनकी भी अनुमति चाहिए। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली यानी जो ब्रिटेन है, वहां का संविधान बहुत लचीला है और वहां परंपरागत है, लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है ब्रिटेन में। इतना कंट्री है जिसने आधे से ज्यादा विश्व पे राज किया है, उसका अपना कोई लिखित संविधान के रूप में नहीं है, वहां परंपराएं चलती है। और ब्रिटेन का संविधान जो है वो इतना लचीला है कि वहां के लिए ये कहते हैं कि वहां की जो पार्लियामेंट है वो आदमी को स्त्री यानी पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकती, इसके अलावा वहां की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। इतना लचीला है वो, ये कहा जाता है वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वहां की पार्लियामेंट के लिए। और अमेरिका में बहुत मुश्किल है, विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है अमेरिका का, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत कठोर है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। अब आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया कि कौन सा देश है जो संसदात्मक और अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है, वो है स्विट्जरलैंड। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसकी आलोचना भी है।
इसके बाद में देखिएगा तो लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। एक और बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, दूसरी ओर लोवेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। तो इसकी लोकतंत्र की आलोचना भी होगी कि इसकी आलोचना क्या क्या हो सकती है। तो अब हम देखते हैं लोकतंत्र के गुण क्या क्या है। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सार्वजनिक हित में वर्दी। तो इसके गुण क्या क्या है लोकतंत्र के, पहले हम गुण देख रहे हैं। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः वे जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, जो सार्वजनिक हित के मुद्दे होते हैं कि जैसे हम आपके यहाँ कॉलेज बना देंगे, आपके स्कूल बनवा देंगे, यहाँ हॉस्पिटल बना देंगे, तो इस तरह के जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं उन पे जो है वो चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर ये नहीं होता। जो विपक्षी पार्टियां या कोई भी एक व्यक्ति जो होता है वो दूसरी पार्टी वाले पर एक ही काम है, उसको नीचा गिराने का काम, और इसका काम होता है इसको नीचा गिराने का काम। और वो जब उसकी आलोचना करता है तो जनता तालियां बजाती है, वाह 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 वाह। तो जबकि यह होना चाहिए कि इस 5 साल में हम क्या काम करेंगे, ये हमारी लिस्ट है, और आपको ये लगता है कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं तो हमें वोट दो। चीज तो ये होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्यवहार में ऐसा नहीं होता। व्यवहार के अंदर जो है वो चीजें बहुत अलग होती हैं। यूट्यूब पे कई कई नेताओं के भाषण होते हैं कि कितने वाहियात तरीके के भाषण होते हैं, और लाखों की संख्या में भीड़ वहां जनता है, वो तालियां भी बजा रही है, खुश भी हो रही है। कहां से आते हैं ये लोग? कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्य कुशलता के अनेक कारण है, जैसे इस इंसान में नीतियां जन, और यही कारण है। देखिए आप, एक जो जिस व्यक्ति को कुछ भी जानकारी नहीं है देश के बारे में, कुछ भी पता नहीं है, मतलब एक बिल्कुल फुहड़ व्यक्ति, बदतमीज व्यक्ति, वो कैसे चुनाव जीत जाता है? लोग तो वोट देते ही हैं उसको, बिना वोट दिए तो आदमी चुनाव कैसे जीतेगा? वोट देते ही हैं, और लाखों की संख्या में एमएलए एमपी के चुनाव में, एमपी के चुनाव में लाखों की संख्या में वोट मिलते हैं। तो इसके बाद में है कार्य कुशल शासन है। तो इसमें लोकतंत्र की कार्य कुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो यह सबसे अधिक कार्य कुशल प्रणाली इसको माना जाता है, क्योंकि कार्य कुशलता इसलिए है कि नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, क्योंकि जनता ने ही अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। अतः यह शासन की कार्य कुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। मैं जब ये चीजें पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, लेकिन जो चलाने वाले लोग हैं, जो लोग, हमेशा एक ही काम होता है, दूसरे को गिराना। और जनता भी सबसे बड़ी बात है खुश होती है, तालियां बजाती है, फिर कहते हैं हमारा विकास ही नहीं हो रहा। तुम लायक हो? ऐसे लोग लायक हैं कि उनका विकास हो? तो उसके बाद में आता है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों और आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। तो जनता जो है वो सार्वजनिक समस्याओं पर राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों आम चुनाव के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहता है, बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाता है। तो इस गुण के कारण जो है गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। तो बड़े चीजें देखी जाती है कि देश का हित किस में है। कभी कभी जनता, थोड़ा सा जनता को लगता है नहीं नहीं हमें देश हित में निर्णय लेना चाहिए, तो कभी कभी जनता सही भी कर जाती है। नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है।
लोवेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथ ही नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता और उदारता, सहानुभूति का व्यवहार करने लगता है। तो ये अच्छी अच्छी बातें हैं लोकतंत्र की कि लोकतंत्र में ऐसा ऐसा होता है। देशभक्ति की शिक्षा, लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। ठीक है, इसमें क्योंकि लोकतंत्र में जो राज्य है वो किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं है, अपितु जनता की संपत्ति है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जनता कभी भी सार्वजनिक संपत्ति को आग नहीं लगाती, तोड़फोड़ नहीं करती। लोग सबसे पहले भीड़ थोड़ी सी भी अनियंत्रित हो जाए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगी। सब्जी वाला अगर वहां ठेला लगा रहा है, उसका ठेला जो उल्टा कर देंगे, फल फ्रूट लूट के ले जाएंगे, फेसबुक पे वही लिखेंगे कि इस गरीब की सहायता करो और ये बेचारा ये है वो है। भीड़ के अंदर उस व्यक्ति को लूटने में सबसे पहले आगे आएंगे वो ही। बसें हैं सार्वजनिक संपत्ति की, उन बसों को आग लगा देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे, ट्रेन को आग लगा देंगे। क्रांति से सुरक्षा, क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इसके एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना कम करती है। देखिए, क्रांति तो वहां होती है जहां बहुत ज्यादा अत्याचार हो और जहां यूं लगे कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तब जाकर के क्रांति होती है। तो लोकतंत्र में क्रांति की आशंका नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो वैसे भी जनता की जो मांगे हैं, बहुत ज्यादा विरोध हो तो उस मांग को मान भी लिया जाता है, तो शांत होते रहते हैं। तो इस तरह से बड़ी क्रांति जैसे 1857 की क्रांति जैसी चीजें है वो नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। तो इसमें किसी भी इस पे जाति, धर्म, ये इनके किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होता। विधि की समानता और विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। स्वतंत्रता व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये देखिए, न्यायपालिका व्यक्ति को साहस के शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है और शासन में उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है। देखिए, आज भी लोगों का जो है वो न्यायपालिका में विश्वास है। किसी से कोई झगड़ा होता है तो व्यक्ति सीधा यही कहता है कि चल मैं तो तुझे कोर्ट में देख लूंगा। वो एक विश्वास का काम है। जो न्यायपालिका है उसमें भी कई खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी है न्याय में देरी। व्यक्ति की पीढ़ियां निकल जाती है और वो केस नहीं होता। बड़े से बड़े जो इतने जो अपराध होते हैं, निम्न से निम्न स्तर के अपराध, रेयर से रेयर, उनमें भी 10-10, 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। तो ये कुछ इसका माइनस पॉइंट भी है न्यायपालिका के, कि वो सिस्टम ऐसा है कि वो इतना लेट क्यों। तो उसको फास्ट किया जाए तो फिर काम जो है वो काफी बेहतरीन और हो सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी बेहतरीन है बहुत, क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने का काम करती है न्यायपालिका का। कोई व्यक्ति अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से उसको कोई समस्या है, किसी नियम से समस्या है, वो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक, तो लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता, अपितु इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहां विचार और कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता और विज्ञान के विकास में बाधा आती है। तो अब जैसे मान लीजिए वो कौन सा देश है, नॉर्थ कोरिया। अब उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया के अंदर कैसा सिस्टम है, तानाशाही वाला।
एक ही व्यक्ति है, उसी के हाथ में सारी सत्ता है। तो वहां कौन सी कला और कैसा साहित्य और कौन सी संस्कृति और कैसा विज्ञान? तो कला साहित्य संस्कृति का जो विकास होता है वो भी वही होता है जहां पर जो है खुला माहौल हो, लोकतंत्र हो। तो आप भारत में देखते हैं, आपको कला साहित्य विज्ञान संस्कृति में खूब उन्नति मिलेगी। और जिन कंट्री के अंदर बिल्कुल खुला माहौल है, लोकतंत्र है, वहां आपको मिलेगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री हैं तो वहां इस तरह का विकास नहीं होता। संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है और यह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ है, लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। तो निरंकुश शासन नहीं होता, सत्ता कई व्यक्तियों के हाथों में होती है। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। तो ये देखिए, ये भावना आपको कई बार देखने को मिलती है। जैसे कोई भी दुश्मन देश के साथ में वार हुआ या देश को पैसे की आवश्यकता है, अभी जैसे वायरस वाला था, कोरोना वायरस, तो देश को जब भी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो जनता हमेशा भरपूर सहयोग करती है। विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और अधिनायक तंत्र का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण यह है कि यह शासन प्रणालियां सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति और विस्तारवाद में विश्वास रखती है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता और समझौतों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। तो ये थे लोकतंत्र के जो मेरिट्स हैं। अब इसके डीमेरिट क्या क्या हैं, यानी इसके गुण क्या क्या थे, अब इसके दोष क्या क्या हैं, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके डीमेरिट वही हैं जो मैंने आपको इसके हर मेरिट के साथ में जो कुछ माइनस पॉइंट बताए हैं कि व्यवहार में ये होता है, व्यवहार में, वो सब इसके डीमेरिट है, वो सब इसने लिखे हैं। मैंने वही बताए थे आपको डीमेरिट जो इसने वास्तव में लिखे हैं। तो ये व्यक्ति संबंधी भाव जो धारणा भ्रमपूर्ण होती है, ये राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव है, ये जैसे राष्ट्र भक्ति की जगह दल भक्ति आ जाती है, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, तो ये कई हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है ये। नेक्स्ट पार्ट या उस पार्ट में जो है ये खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।